हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज है 11 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 11 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पिछले क्लास में हम बोले थे कि हम लोग बात किए थे कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। ठीक है, तो इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। हम जब भाग बताए थे उस समय इस बात की हम चर्चा किए थे कि भाग 4 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 के बीच रखा गया है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि आयरलैंड कहां से लिया था। तो आयरलैंड स्पेन के संविधान से लाया था। ठीक है, ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे और ना तो उतने संसाधन थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। कि जिस समय संविधान बना था उस समय प्रत्येक राज्य को नीति निदेशक तत्व की जो इसमें चर्चा की गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, सबको उपलब्ध कराना उस समय की स्थिति के अनुसार सक्षम नहीं था सरकार, और अपना देश भी सक्षम नहीं था, क्योंकि उतना तो उतनी पूंजी थी और ना ही उतना साधन था। ठीक है, तो यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार की इच्छा पर निर्भर है। ये मौलिक अधिकार जैसा नहीं है कि आप जबरदस्ती इसको लागू करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सरकार के इच्छा है तो लागू करेगा, इच्छा नहीं है तो लागू नहीं करेगा। इसी कारण केटी शाह जो थे, कौन? केटी शाह। केटी शाह का कहना था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, न कि पब्लिक के अनुसार। ठीक है, बैंक की इच्छा होगी तो चेक भेजेगा, नहीं इच्छा होगी तो चेक नहीं भेजेगा। इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व है, सरकार की इच्छा होगी तो आपको मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत कैसा राज्य है? लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अनुच्छेद पे। तो अनुच्छेद 36 कहता है नीति निर्देशक तत्व होगा। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, यानी अनुच्छेद 36 जो है परिभाषित करता है, नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। अनुच्छेद 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जो कि अभी हम बताए कि जिस तरह से मौलिक अधिकार लागू नहीं रहने पर आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। ऊपर में भी हमने अभी चर्चा किया कि ये सरकार की इच्छा के अनुसार है। उसकी इच्छा है तो उसके पास साधन है तो लागू करेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं लागू करेगा। इसीलिए कहा गया है अनुच्छेद 37 में कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसको आप जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते, अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। आप न्यायालय में जाके बहस नहीं कर सकते इसके लिए। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 38 कहता है कि सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब जो है अनुच्छेद 38 के तहत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 के क, निःशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 39 के क, निःशुल्क विधि सहायता। अगर किसी प्रकार की आपको कोर्ट में केस चल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको फ्री में वकील दिया जाएगा, सरकारी वकील दिया जाएगा। ठीक है, कानूनी सहायता आपको मिलेगी वहां पे। अनुच्छेद 39 का घ, समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। सब लोग कहता है कि हम स्त्री क्या पुरुषों से कम है? नहीं, हमारा संविधान भी कहता है कि समान काम अगर स्त्री और पुरुष दोनों कर रहे हैं तो उनको समान वेतन देना होगा। ठीक है, 39 के घ के अनुसार राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराएगा।
सरकार जो है बालकों का स्वास्थ्य स्वस्थ और गरिमामय जीवन उपलब्ध कराएगा। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, ये सब जो है आपको अनुच्छेद 41 के तहत मिलता है। 42 न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना। ठीक है। यानी कोई महिला जो है जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, ये अनुच्छेद 42 के तहत है, आपको इसमें रिलीफ मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, यानी कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 का क उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, जो भी उद्योग है उसमें जो काम कर रहे हैं उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, हिस्सा होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 का ख सहकारिता। 44 समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। ये समान सिविल संहिता डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है कि समान सिविल संहिता आर्टिकल कितना में है, तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है। नोट देख लेते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। कौन है? गोवा, जहां समान सिविल संहिता लागू हुआ। अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता। अभी अभी चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हुआ है। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुआ है ना, 6 अक्टूबर को। तो चुनाव के लिए जो कानून है उसको आचार संहिता कहते हैं, और जो दंड के लिए थी अपराध के लिए उसको दंड संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 6 वर्ष से कम का बच्चा है तो आप देखते होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में उनको सभी तरह की दवाइयां फ्री मिलती है बच्चों को, तो ये सरकार का जिम्मेदारी है। तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो तरह तरह की स्कीम निकल रही है स्कूल में। ठीक है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया है। ठीक है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे उस समय भी बात बतलाए थे, तो शिक्षा का अधिकार को यहीं से हटाया गया है, यहीं से हटाकर वहां पे 21 के क में जोड़ा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 46 SC ST या OBC के लिए विशेष आरक्षण। SC ST OBC लोग जो है उनके लिए विशेष आरक्षण आर्टिकल 46 में है, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयां एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अगर बिहार में शराब बंद है तो आर्टिकल 47 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारक जो है, राष्ट्रीय स्मारक में आप ले सकते हैं क्या क्या, लाल किला, ताजमहल, इस तरह का जो भी आपका धरोहर है, स्मारक है, वो सब आपका उसका रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, 50-50 आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 50 तो 50 और 50, आधा कार्यपालिका आधा न्यायपालिका, यानी दोनों को अलग अलग कर दो। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, और इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। पूछता है एग्जाम में कि भारत यूएनओ का सदस्य किस आर्टिकल के तहत बना है, तो अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है। इस तरह से हम लोग का आज का जीके पोर्शन समाप्त हुआ। हम लोग अपने चलते हैं करंट अफेयर पर। कल जो क्लास किए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में भारत में शीर्ष पर कौन रहे? मुकेश अंबानी। विंग्स ऑफ
वेलोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्वप्निल पांडे। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अबू धाबी में। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ज्योति योजना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री ने यूएनएससी से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की। उनका नाम बताएं। क्या था? तो आमिर खान मुताकी। जेनजी प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नया प्रधानमंत्री कौन बना? रुपिन फोर्टुनेट जाफी संभो। हाल ही में 2025 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मेघालय। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर गलत हो गया है। वन मिनट। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में 2025 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, इनका नाम लिख देते हैं। अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया? तो लिथोई चन्मबम। किस देश ने प्रवाल अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया? तो फिलीपींस। इस तरह से हम लोग का रिवीजन समाप्त हुआ और हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? तो ये है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस जो है आपको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। यह तिथि 1874 में बर्न यानी स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व डाक शुरू किया गया था उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका तथा देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। मेरा हो चोंगबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है आपका मणिपुर। ठीक है। 7 अक्टूबर को पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है। ये प्रतीक किसका है? पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है। ठीक है। इस अवसर पर विभिन्न पहाड़ी जिलों में ग्राम प्रधान इम्फाल स्थित मणिपुर शाही महल में आए। मणिपुर में नाम मात्र के राजा और राज्यसभा सांसद महाराजा सना जाओबा लिसेम्मा ने आदिवासी प्रमुखों का औपचारिक स्वागत किया। यह उत्सव हर साल मैतेई कैलेंडर जो है उसके अनुसार मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस के मतलब हम पूर्णिमा का बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णिमा की। 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है, यानी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये हम लोग कुछ पर्व को देख ले, त्योहारों को। तो खुबानी ब्लॉसम लद्दाख, चेरी ब्लॉसम मेघालय, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो मध्य प्रदेश, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेला अपना बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, बथकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना फूलों का त्योहार है, हरेली और छेरछारा महोत्सव छत्तीसगढ़, शमक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना, पुष्कर मेला एंड जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल दोनों राजस्थान में है, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर, चेहरा ओबा उत्सव मणिपुर,
ये सांग महोत्सव मणिपुर, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, नाम से ही पकड़ा रहा है नागा नागा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, मोढेरा मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, कचाई लेमन मणिपुर, बोनालू उत्सव तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा और सरहुल फेस्टिवल झारखंड। ठीक है, हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @ 150 एकता मार्च किसने शुरू किया? ठीक है, तो ये है आपके मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया, जो कि खेल मंत्री है। ठीक है, युवा मामला और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। नई दिल्ली में सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर मंडाविया ने इस मार्च को राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास बताया। यह एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। आपको मैं यह भी बता दूं कि सरदार पटेल की जो 150वीं जयंती मनाई जाएगी वो अक्टूबर के लास्ट में, यानी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? 31 अक्टूबर को। ठीक है, और इनका जयंती हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? नेशनल यूनिटी डे, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ये है आपका महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले फेज का उद्घाटन किया। यहाँ सारी डिजिटल सुविधाएं मिलेगी। किस तरह की सुविधा मिलेगी? सारी सुविधाएं डिजिटल ही मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया है। ठीक है, कुछ महाराष्ट्र का देखें तो राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कुछ करंट अफेयर देख लें तो पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया। जो वहां पे गणपति बप्पा मौर्य मनाया जाता है उसको राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। किस राज्य सरकार को? राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई, महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, महाराष्ट्र सरकार। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बना महाराष्ट्र। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? तो यह है आपका 93वां भारतीय वायुसेना दिवस 2025 8 अक्टूबर को मनाया गया, जो 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की 93वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इनका स्थापना कब हुआ था? 1932 में। एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और वहां से अगर अभी देखिएगा तो 93वीं वर्षगांठ है। ठीक है, 1932 से 2025 93वीं वर्षगांठ है। विषय 2025 का क्या है? आधुनिकीकरण, परिचालन तत्परता, भविष्य की क्षमता। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देख लें तो 1 अक्टूबर सॉरी दोस्त, 1 अक्टूबर विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री दिवस, यहाँ पे साथ में आप जोड़ सकते हैं स्वच्छता दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर अक्टूबर के हर पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे। वे किस देश से संबंधित हैं?
तो ये है आपके किस देश से, ये मिस्र से है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने मिस्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पूर्व मंत्री खालिद अल नानी को एजेंसी का अगला महानिदेशक नामित किया है। ठीक है, अगर अगले महीने उज्बेकिस्तान में यूनेस्को की महासभा द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है तो वे अरब जगत के पहले महानिदेशक बन जाएंगे। कौन? खालिद अल नानी। मिस्र मिस्र की राजधानी काहिरा, मुद्रा मिस्री पाउंड, आधिकारिक भाषा अरबी, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। ये हो गया आपका इजिप्ट। हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, स्वदेश मेले का आयोजन कर रहे हैं। ये है आपके योगी बाबा। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यूपी का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। कौन? यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। ठीक है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट शुरू हुआ नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। बिना हेलमेट के आपको तेल नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। आप बोलिएगा कि इसका क्या जरूरत था, लेकिन अगर जो यूपीपीएससीएस का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये बन सकता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। ब्रिटेन में अगर किस उत्तर प्रदेश का कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम अध्ययन करें तो उसके लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है? तो ये है आपके शेरी सिंह। देश के लिए गौरव के क्षण में भारत ने वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया जब शेरी सिंह को मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज मनीला में आयोजित भव्य फाइनल में पहनाया गया। तो यहां से दो क्वेश्चन, पहला ये आयोजित कहां हुआ? तो मनीला में। ठीक है, मनीला में आयोजित भव्य फाइनल में पहनाया गया, मनीला में आयोजित हुआ, किसको मिला? शेरी सिंह को। ये दो क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है मिस यूनिवर्स, मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स है और ये है मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह और मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता मोनिका कोजिया सेम्बरिंग। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब एलिजा रेडमा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला, ठीक है, तसेगो गिलई। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता केटलिन सेंड्रा नील और मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता शिवांगी देसाई। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? ये है आपका कैलिफोर्निया। वहां पे भी अब दिवाली की छुट्टी रहेगी जिस तरह से हम लोग के यहाँ रहता है। कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। ठीक है, कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला यूएसए का तीसरा राज्य है। क्या राज्य है? तीसरा राज्य है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट ये दिवाली को राज्य अवकाश घोषित कर चुका है। ठीक है, ये तीसरा था। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस।
ये तीनों व्यक्तियों को, ठीक है, ये तीनों लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पे एक हम सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे। नोबेल पुरस्कार पे एक सेपरेट वीडियो आपको हम बना देंगे, जिसमें 6 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ क्या कहलाता है, जीके रहेंगे, आपको स्टैटिक्स जीके, वो भी उसमें हम इंक्लूड कर देंगे और एक सेपरेट वीडियो बनाकर अच्छे से आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पिछले होमवर्क की ओर। तो भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसे हराकर जीता? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर पेनाल्टी शूट में हराया था बांग्लादेश को। भारत उसको पेनाल्टी शूट में हराकर जीता था। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये है आपका तमिलनाडु। हम लोग चलते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? ये 4 ऑप्शन, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। ये आपका कल का जीके का टॉपिक रहेगा। आर्टिकल 51 का ए डिटेल्स पॉलिटी का रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 51 ए रहेगा। हम लोग नेक्स्ट डे पॉलिटी में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।